हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर में हम लोगों ने कवर किया था सॉलिबिलिटी एंड वेपर प्रेशर से आए हुए प्रीवियस ईयर में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे उन सभी पर हम लोगों ने काम किया था। आइए चलते हैं, हम लोग इस वीडियो के अंदर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी सवाल लास्ट ईयर आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स में जो भी आए हुए हैं, हम उनको यहाँ पे कवर करेंगे। एक चीज जो आपको नोट करने वाली है, सोल्यूशन चैप्टर के अंदर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला जो टॉपिक है, यह टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन, इनके न्यूमेरिकल्स में यूजुअली जो बच्चों को दिक्कत होती है, वो न्यूमेरिकल्स में जो डेटा दे रखा है उसको डिकोड करने का जब बारी आता है, वहां हम लोग थोड़े चैलेंजेस फेस करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग कैसे से प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस आपके हैं और किस लेवल तक के करीब में बोर्ड पूछ सकती है, उन सभी क्वेश्चंस को एक बारी 1 टू 1 करते हुए डिस्कस करते हैं। हालांकि आप अपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, हमने आपको न्यूमेरिकल्स लगाने के बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक्स, जहां एक 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 नॉर्मल बच्चे को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हमने उन सभी पर भी वहां पर अपने प्रीवियस वीडियोस में काम करा, ताकि आप न्यूमेरिकल्स के डिकोडिंग और जो एक न्यूमेरिकल का फियर होता है, वो पोर्शन आपको आपके अंदर से खत्म हो। आइए फिर हम फर्दर और न्यूमेरिकल करते हैं और चीजों को सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्लेट करते हैं कि किस तरीके से इन चैप्टर्स के, या 12th सीबीएसई बोर्ड में या किसी भी अदर स्टेट बोर्ड में भी, दो सिलेबस तो सबका वही सेम एनसीईआरटी ही है, तो किसी भी स्टेट बोर्ड में या 12th सीबीएसई के अंदर में जो भी न्यूमेरिकल पूछते हैं, उस पर किस तरीके से काम किया जाता है, अपन उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। आइए हम सबसे पहले ये सवाल पढ़ते हैं। सवाल दो आसान सवाल नहीं है, सवाल एक सही लेवल का सवाल है। ऐसे क्वेश्चन यूजुअली आपको जेई वगैरह में भी देखने को मिल जाएंगे। बस वहां क्या होता है, वहां का डेटा थोड़ा सिंप्लीफाइड रहता है। यहाँ डेटा क्या है, यहाँ डेटा थोड़ा सा वैसा है कि जिसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा विदाउट कैलकुलेटर। हाँ, वन थिंग मोर, विदाउट कैलकुलेटर। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है एक पर्टिकुलर कंपाउंड। कंपाउंड क्या है हमारा, कंपाउंड क्या है हमारा, कंपाउंड है हमारे पास, ये रहा हमारा सॉल्यूट, ये रहा हमारे पास सॉल्यूट, दैट इज, ये रहा हमारे पास सॉल्यूट, एक सेकंड रुकिएगा, ये रहा हमारे पास सॉल्यूट, दैट इज FCH2CWH। अगर आप इसका नाम बोलेंगे तो, हालांकि नाम का नेमिंग तो आई इनऑर्गेनिक का काम है, पर फिर भी आप बोल सकते हो 2-फ्लोरोइथेनोइक एसिड। ऐसे भी करते हुए एग्जाम में कभी आपको दे सकता है, जिसका मोलर मास आप चाहे तो कैलकुलेट कर भी सकते हैं, बट फॉर्चुनेटली यहाँ पर दे भी रखा आपको मोलर मास 78 ग्राम पर मोल। हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब कभी भी आप सॉल्युबिलिटी के टॉपिक की आप बात करते हो, सॉल्युबिलिटी या सॉल्यूशन चैप्टर की आप अगर बात करते हो, तो आप तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का डेटा क्या करो, बिल्कुल ही अलग से फिच करते हुए लिख लो। आप यहाँ आप आराम से इस तरीके से जो भी आपका सॉल्यूट दे रखा है, हम पहले उन सॉल्यूट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए जरा, एक सॉल्यूट क्या दे रखा है हमारा, FCH2CWH, ये हमारा सॉल्यूट है। अच्छा, फिर इसके जस्ट बाद हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में मतलब सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे वाटर। हमने आपको बोला था, अगर आप पिछले वीडियोस को गो थ्रू करें, तो हमने आपको स्ट्रिक्ट हिदायत दिया था क्या, कि जब कभी भी ऐसे वाले क्वेश्चंस आए, तो इट इज गिवन दैट करते हुए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो भी डेटा है, उसको आप क्लियर कट बगल में आप यू लिख लें। एक डेटा मास का, हाँ बताया, दूसरा किसके बारे में बताया था हमने आपको, दूसरा बहुत आराम से मोलार मास का डेटा लिख लें, और तीसरा ये दोनों जैसे ही निकल गया, फिर आप किसका डेटा निकालें, फिर आप मोल का डेटा निकाल लें। यह करना क्यों जरूरी, हमने आपको बताया क्योंकि डेटा कभी आप देख रहे हो 2 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइंस में भी कभी कभार क्वेश्चंस आते हैं, तो बाकी डेटा के साथ ये मिक्स एंड मैच ना हो जाए और आपको क्लियरली पता पड़े कि सवाल में पूछा क्या और हमें निकालना क्या है। सही है। आए जरा देखिए, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं मास की अगर अपन बात करें, तो मास कितना दे रखा है, एक बार ये टेबल को प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर ये चीज आए, मास कितना दे रखा है, जैसे जैसे जो जो डेटा दे रखा है, हम उन डेटा को यहाँ पे फिल करते चलते। लाइक मान लीजिए ये हमारा कितना दे रखा है, 19.5। समझ आती है बात, इतना ग्राम आपको क्या दे रखा है, 2-फ्लोरोइथेनोइक एसिड। दूसरा, इसका मोलर मास जब दो क्वेश्चंस में दे ही रखा है, तो फिर तो बात ही नहीं है, आप यहाँ पर आराम से इसके मोलर मास के भी डेटा को आप यहाँ पर नोट कर लो। फर्दर किसमें डिसॉल्व किया हुआ है, हाँ साफ साफ लिखा हुआ आपके पास कितना ग्राम वाटर है, 500 ग्राम आपके पास वाटर है। फर्दर वाटर का तो मोलर मास सबको पता ही होता है, आप लिखने के लिए बस लिख लो 18 जी पर मोल। हालांकि सवाल का सेंस उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा। फर्दर अपन पढ़ते हैं कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज टोटल हमारे पास कितनी थी, 4। पहला था रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर। मींस इन चारों में से ही किसी एक पर्टिकुलर पार्ट का ये क्वेश्चन आपका बनेगा। बोले कहानी समझ में आ रहा है।
तो अभी अगर अपन देखिए आगे अगर सवाल पढ़े, द डिप्रेशन, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया क्या, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व टू बी 1 डिग्री सेल्सियस। मीन्स ऑल्सो आपको क्या दे रखा है, हमने बताया भी था कि कभी भी ऐसा सवाल है तो आप स्टार्ट किससे करना, आप स्टार्ट इसी वर्ड से करना, इट इज गिवन दैट। हमेशा है, 2 ही 3 चैप्टर में तो आपके न्यूमेरिकल है, तो आप उनके डेटा को बहुत अच्छे तरीके से प्लीट करना, इट इज गिवन दैट करते हुए सबसे पहले तो आप एक काम कर लो, सबसे पहले तो आप ये डेटा बना लो, समझ आती है बात। फर्दर आप इसका इट इज गिवन दैट में एक तो ये लिख लिया, और जो जो दे रखा है पहले हम उन सभी नोट्स जो आपको ऑलरेडी पहले से पता है वो अपन लिख लेते हैं। लाइक आपके पास यहाँ पर और क्या डेटा दे रखा है, डेल्टा टीएफ का वैल्यू आपको दे रखा है 1 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टीएफ भी आपका क्लियर है। अब पूछा क्या आपसे, देखा आपसे क्लियर करके पूछा है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द FCH2COOH। मींस आपसे सवाल में पूछा क्या है, आपसे सवाल में पूछा अल्फा, आपसे सवाल में क्या पूछा है, अल्फा। बताइए हमारा कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड तो गिनती के ही होते हैं, बाकी सारे एसिड्स वीक होते हैं। वीक एसिड ही हमारा क्या होता है, वाटर के अंदर में कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। तो आप बोल भी सकते हो ये हमारा एक प्रकार का वीक एसिड है, या आप इसको ये भी बोल सकते हो यहाँ पे इस चैप्टर में भी और अगले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपके काम में आएगा, दैट इज क्या, अपन इसको क्या बोल सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या है हमारा ये, यह हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे टूटता है ये भी हम आपको पैरेलली थ्योरी बता दे रहे हैं। ये जो भी होंगे वाटर के अंदर में पार्शियली, अगेन वर्ड्स ने ध्यान से, अगेन कैसे वो टूटेंगे, पार्शियली डिसॉल्व होता है वाटर में। किसमें डिसॉल्व होता है, पार्शियली डिसॉल्व होता है। पार्शियली मींस 100% नहीं टूटेगा, और वहीं से क्या आता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जैसे टर्म, दैट इज अल्फा। आइए बात करते हैं जरा, सबसे पहले तो इसके रिएक्शंस लिखते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारा अल्फा कहां पर जाकर के कनेक्ट हुआ है, सही है ना। फिर अपन उन दोनों को यूज करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं जरा, सबसे पहले तो आप इसका जब कभी काइंड ऑफ वीक एसिड्स या वीक इलेक्ट्रोलाइट का सवाल है तो आप तो उसके रिएक्शंस बहुत अच्छे से लिख लो। कुछ लोग तो फॉर्मूला याद कर लेते हैं, बट इफ कभी आपको लास्ट मोमेंट पर फॉर्मूला याद ना रहे तो हल्का सा और बहुत ही आसान सा स्टोइकियोमेट्री बैलेंस करने वाली चीजें यहाँ पर आती हैं। अब बताएं जरा कैसे से टूटेगा, FCH2H, F है, CH2 है, और ये रहा हमारे पास COOH। आपको पता है ये अगर टूटेगा तो कितने पार्ट में टूटेगा, 2 पार्ट में टूटेगा। एक पार्ट तो हमारे पास ये रहेगा FCH2 COO माइनस, और प्लस में दूसरा क्या टूट जाएगा, प्लस में दूसरा टूट जाएगा आपका H प्लस, प्लस में दूसरा क्या टूट जाएगा आपका, प्लस में दूसरा टूट जाएगा आपके पास H प्लस। अब देखिए जब t इक्वल्स टू 0 यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री परफॉर्म करना है तो अपन यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री की बात कर लेते हैं। t इज इक्वल्स टू 0, जब t इज इक्वल्स टू 0 पर होंगे तो स्टार्टिंग में इसका कंसंट्रेशन कितना, मान लो आप स्टार्टिंग में इसका कितना कंसंट्रेशन है C, और प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन कितने होंगे, 0 सब में ही। वीक के केस में आपको ऐसे से ही शुरुआत करनी है। फर्दर जैसे ही आपका कुछ टाइम बीता, मींस जब अगर आप मान लेते हो कि कितना मैक्सिमम टूट गया, जितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दे रखा है या दे तो नहीं रखा, वही निकालना। तो अपन मान लेते हैं कि हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, अल्फा, सही है। तो आपको ये पता होगा अगर ये C कंसंट्रेशन है तो इक्विलिब्रियम के टाइम पर इसमें से कितना मोल घट जाएगा, C माइनस, क्या लिखा हमने यहाँ पे, C अल्फा। ये वही वाली बात हो गई कि लाइक मान लो कि आपके कपड़ों का प्राइस 3000 है, तो यहाँ आपने क्या लिख दिया 3000। इसको समझिएगा कि हमने कैसे लिखा, कपड़े का प्राइस कितना है 3000। मान लो आपने एक जीन्स खरीदी, उसका प्राइस कितना 3000, अब बोल दिया उसमें 15% का ऑफ है, तो बताओ आप लिखोगे कैसे, 15% का ऑफ को आप कैसे डिकोड करोगे। वही है डिसोसिएशन कि इतने टूट गए, इतना प्राइस गिर गया, इतना डिस्काउंट हो गया, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे सी वही जो 3000 यहाँ पे रखेंगे माइनस जो 15% आप कर रहे हो, किसका 15%, जो इनिशियल प्राइस था उसका। तो आपका ये रहा 15% मीन्स 15/100 टाइम्स ये सी क्या हो गया अगेन 3000। आप हर सवाल में यही सोचते हुए आप लगाओ, यही है वो प्राइस, वो क्या हो गया डिसोसिएट हुए, पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हमारा किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट हमेशा जब भी टूटेगा कैसे से टूटेगा, पार्शियली ही टूटेगा। तो वही 10%, 5%, 6%, 7% का डिसोसिएशन यूजुअली यहाँ पे होता है अगर अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात अपन कर रहे हैं तो। खैर हालांकि एग्जैक्टली इसमें कितना होगा ये तो अभी सवाल के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद ही पता पड़ेगा। अब लगाना होता है अपने को स्टोइकियोमेट्री। अब स्टोइकियोमेट्री क्या है, आप बताओ इसके आगे कोफिशिएंट कितना है 1, और यूजुअली 1 ही रहेगा आपके, यूजुअल केस में आपको 1 ही कोफिशिएंट देखने को मिलेगा। तो स्टोइकियोमेट्री कैसे 11th क्लास के मोल कॉन्सेप्ट में सिखाया जाता है कि इसके 1 मोल के लिए इसका कितना मोल गया है। फिर से ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसके 1 मोल के लिए इसका कितना मोल गया है, सी अल्फा। तो बताओ इसके 1 मोल बनने के लिए
1 मोल बनेगा, मतलब 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, पहले स्टोइकियोमेट्री समझे, और इसके 1 मोल से भी इसका कितना मोल बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि यहाँ पर सी अल्फा गया है, तो यहाँ पर बनेगा भी तो कितना बनेगा, क्योंकि इसके आगे भी कोफिशिएंट कितना लगा है 1, तो बनेगा कितना सी अल्फा, और इसके भी आगे कोफिशिएंट कितना लगा है 1, तो ये भी आगे कितना ही बनाएगा सी अल्फा। बोले ये पहली बात आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हमने कुछ नहीं करा, हमने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाया, हमने ये देखा कि स्टार्टिंग में हमारे पास कंसंट्रेशन कितना था, तो हमें नहीं पता, अभी हमने क्या मान लिया, अभी हमने सी मान लिया। ठीक है, एक जनरलाइज बता रहे हैं, चाहे फिर किसी दूसरे भी केस के लिए जब 1 1 कोफिशिएंट होगा तो काम यही आएगा। हो जाती है बात। तो सी स्टार्टिंग कंसंट्रेशन था, जैसे जैसे रिएक्शन का टाइम आगे बढ़ेगा, रिएक्शन आगे बढ़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो रिएक्टेंट के मोल्स क्या होंगे, डिकम्पोज होंगे। 100% डिकम्पोज कब होते हैं, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता, बाद में कहते हैं जीरो हो जाता। मींस मान लो कि आपको कभी किसी कपड़े पर, लाइक मान लो जेंस 3000 का है और आपको 100% का छूट दे दिया, तब बताओ अब आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, जीरो। वही यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीरो। लेकिन अगर मैंने आपको बोला 15% का डिस्काउंट है, तो यहाँ ओवरऑल ये टोटल क्या लिखा हुआ है, हाँ टोटल लिखा हुआ है कि अब आपको कितने पैसे देने होंगे। ये तो कितने देने होंगे, 3000 में से आप घटा लो 3000 टाइम्स 15%, दैट इज 15/100। ये क्या हो गया, इतने पैसे आपके छूट गए। ये क्या हो गया, इतना ही कंसंट्रेशन आपका इसका क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। और ये डिसोसिएट होकर के क्या कर रहा है, हमारा गायब नहीं हो गया, ये एक्चुअली में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म कर जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। तो एक से एक बनता है, इस एक से एक बनता है, तो सी अल्फा जाएगा तो कितना बनेगा, सी अल्फा। सी अल्फा जाएगा तो ये भी कितना बनेगा, सी अल्फा। बस इतनी सी कहानी होती है। और 11th क्लास में दो, चूंकि पहले चैप्टर में बारे में बात किया जाता है, इस वजह से हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम वहां पर उतना ज्यादा सीरियस नहीं रहते। और डायरेक्टली आप देखो कि कैसे 12th के पहले चैप्टर को 11th के पहले चैप्टर से कैसे कंबाइन किया है। फर्दर इसमें थोड़ा इक्विलिब्रियम के भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लग रहा है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं लग रहा। बस आप इतना समझो कि स्टार्टिंग के मोल्स कितने थे सी, और बाद में मोल कितने पसर गए, इतने मोल पसरे हुए अपने को मिले, इतने मोल अपने को मिले रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। बोलिए यहाँ तक की करीब में कहानी क्लियर। अब बात क्या आती है, बात ये आती है कि अब तो ये टूट रहा है। आप याद कीजिए कि आपने पढ़ा होगा, जब भी कभी राउल्ट्स लॉ आपने पढ़ा, सॉरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, तो आप फॉर्मूला क्या जानते हो, आपको वहां से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से फॉर्मूला क्या निकल के आता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, के एफ, और टाइम्स क्या होता है आपके पास, स्मॉल एम। फिर से बोले, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू क्या, के एफ टाइम्स स्मॉल एम। लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा जब जाकर के फॉर्मूला लगेगा। हाँ, इसमें एबनॉर्मल मोलर मास का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, दैट इज क्या कि भाई ये हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है और ऊपर से वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आपको पता है कि यहाँ पर एक और फैक्टर, हाँ ये आप भूल रहे थे, आपके दिमाग से उतर रहा था, यहाँ पर एक और क्या फैक्टर लग जाएगा, आई। अब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। सही है। अब बेटे क्या है आपके पास, अब सवाल में देखो क्या आपको क्या क्या दे रखा है। मैंने आपको बोला ना, हमेशा अननोन क्या होगा, एक ही, बाकी सारी चीजें आपके नोन ही होंगी। स्मॉल एम का मतलब क्या है जानते हैं आप, दैट इज आवर मोलालिटी। केएफ का वैल्यू आपको ऑलरेडी सवाल में दे रखा होगा, दैट इज केएफ ऑफ वाटर। यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ पे 1.86 दे रखा है। और वाटर के लिए कभी दिया भी नहीं रहता, केएफ और केबी की वैल्यू लोग याद रखते हैं, दैट इज केएफ कितना होता है 1.86 और केबी कितना होता है 0.52। वाटर के अलावा और अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट होगा देन डेफिनेटली उसका वैल्यू आपको दिया रहेगा। हालांकि वाटर के भी लोग दे ही देते, वाटर का भी एग्जाम में आ जाता, बट नहीं है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वाटर का याद करके चलेंगे। अब एक टर्म और बचा, जैसे देखिए अब आपको क्या निकालना है, आपका अभी पहले जैसे आई की बात कर लेते, अपन तीनों टर्म की बात कर ले। डेल्टा टीएफ तो आपको दे रखा है, केएफ आपको दे रखा है, अभी अपने को कनेक्ट करना, आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है अल्फा। तो अभी अपन थोड़ा सा पहले आई पर देख लेते हैं और एम पे देख लेते हैं। तो एम मीन्स तो आप सब जानते हो, एम मीन्स क्या होता है अपने पास, मोलालिटी। अब मोलालिटी कहां से निकलेगा, हाँ मोलालिटी तो आपका यहां से निकलेगा। अब देख सकते हैं मोलालिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए आपका मोल भी आपको दे ही रखा है, मोल कितना हो जाएगा बताना, 90 जगह। लेकिन ये तभी आपको समझ आएगा जब अगर आप इस तरीके से टैबुलर फॉर्म के अंदर में डेटा को पिन कर दिए होइएगा, तभी आपको सारे के सारे एलिमेंट्स अलग अलग आराम से वहां जा करके जो मेन फॉर्मूला वहां पे पिन हो जाएगा। देखिए आपको मोल्स भी दे रखा है और मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है। तो आप बताओ कि आपको मोलारिटी दिया है नहीं दिया है, दिया है। अब ये भी पता और क्या नहीं पता, आप आई पर आ जाओ। अब बात करते हैं अपन आई पर, और दो आपने चूंकि चैप्टर्स अभी तक के करीब में रिवाइज कर ही रखा है, तो आई का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, आई का फॉर्मूला आप तो बस सीधा बेसिक फॉर्मूला लगाओ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कब, आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। और अपॉन में क्या करेंगे, अपॉन में करेंगे ऑल्सो वी नो दैट करते आप ये लिखेगा। यहाँ तो आप लिखना वी नो दैट, यहाँ तो आप लिखना वी नो दैट, यूं करते हुए
वी नो दैट ये फॉर्मूला आता है कहां से, फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से। यहाँ पर आप क्या लिख देना, यहाँ आप लिख देना ऑल्सो। ये सब चीजें बोर्ड के एग्जाम्स के लिए थोड़ा जरूरी है, और प्रैक्टिस में रहेगा तभी आप फाइनली ये सारी चीजों को कनेक्ट करते हुए आप लिख पाइएगा। वरना हमने आपको पहले ही बताया ना, 70 नंबर का पेपर होगा। हाँ, नंबर आपके 70 नहीं, नंबर अगर आप पूरे में पूरे भी अटेम्प्ट करोगे तो 60, 65, 67, 68 तक जाकर के रोक देगा। क्यों? क्योंकि आपने चीजों को कनेक्ट करते हुए लिखा ही नहीं है वहां पे अपने पेपर्स में। टोटल नंबर ऑफ मोल, आई का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन। और अपॉन में क्या होता है, अपॉन बिल्कुल आपका सेम ही यही वाला स्टेटमेंट रहेगा, बट आफ्टर की जगह पर वहां क्या एक वर्ड आ जाएगा, वहां वर्ड आ जाएगा आपके पास बिफोर। काम करते हैं अपन, थोड़ा सा टाइम बचाते हैं फॉर्मूला लिखने की क्रम, लिखने वाली चीजों में। यहाँ पर अब देख सकते हैं, यहाँ आफ्टर नहीं होगा, यहाँ आफ्टर नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। मींस आई का फॉर्मूला क्या बनता है, बाद में कितने मोल्स बचे और अपॉन में पहले कितने मोल्स थे। अब आप एक बात बताओ, कितने कितने आपको दिख रहा है, कितना कितना आपको दिख रहा है, स्टार्टिंग में कितना था सी और बाद में कितना था ये। तो आप एक बात, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस। आप बताना है, एक सी अल्फा से एक सी अल्फा कट जाएगा। अरे बाद में आपसे क्या पूछा है कि बाद में आपके पास कितने मोल्स बचे, तो आप बताओ बाद में हमारे पास कितने मोल्स बचे। अब तो बाद में तो सॉल्यूशन फेज होगा, कुछ सॉल्यूट्स भी होंगे और कुछ सॉल्वेंट भी होगा। तो बाद में आपका मोल बचा ये, आप सबको जोड़ दो, सबको जोड़ेंगे तो 1 सी अल्फा से 1 सी अल्फा कैंसिल, तो सी प्लस क्या बचेगा आपके पास बचेगा सी अल्फा। आ जाइए जरा, बस उसी को कनेक्ट करते खत्म करते हैं। बाद में आपके पास क्या बचेगा, सी प्लस क्या आया, सी अल्फा, और इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था हमारे पास, सी। आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी कॉमन आएगा और सी कट जाएगा। और जैसे सी कटेगा तो आई का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, बता सकते क्या, 1 प्लस क्या है, अल्फा। यही तो अल्फा अपने को निकालना है। क्या निकालना है अपने को यही वाला अल्फा तो अपने को निकालना है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने इस चीजों को बहुत प्रॉपर्ली कनेक्ट करते हुए यहाँ पे रख दिया। हमें ये आई का तो अपने को पता पड़ गया कि आई कैसे से है और आई कहाँ पर है, हमने वो निकाल लिया है। आई, अब अपन बात करते हैं क्या, थोड़ा सा बस केवल मोलालिटी पर बात करते हैं और फिर अपना ये क्वेश्चन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। आई इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। ये भी समझ आता है। अब मोलालिटी की कर ले बात। आप जानते हो ऑल्सो, यहाँ पर फिर से आप अगेन स्टार्ट करना, ऑल्सो मोलालिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मोलालिटी इज इक्वल्स टू आपके पास होता है, मोलालिटी इज इक्वल्स टू आपके पास होता है क्या बोलते हैं अपन इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, याद होगा अगर आपको फॉर्मूला, अपॉन सॉल्यूट, और अपॉन में क्या हो जाएगा बताना, मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में आना चाहिए, आपका केजी में आना चाहिए, ये ना। अब बताएं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी आपको पता है, ये रहा हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट और ये रहा हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा जी, मास ऑफ सॉल्वेंट, थोड़ा आगे बढ़ गया। अब इन दोनों को आपको नोट करना है, तो बताएं मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना था, वैल्यूज याद करके लेकर के आते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया 19.5 और अपॉन में 78। आराम आराम से देखिए, हम आपको कभी भी कोई भी डेटा बहुत बिल्कुल उस तरीके से नहीं लिखेंगे। 19 पॉइंट कितना था, 5 और अपॉन में 78 था, 19.5 और अपॉन में कितना था, अपॉन में था 78। ये हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और इसके बाद इसके जस्ट नीचे में कितना, 500 ग्राम आपको दे रखा था मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन आप एक बात बताओ, 500 ग्राम, क्या हम मोलालिटी के फॉर्मूले में मास ग्राम में लिखते हैं किलोग्राम में लिखते हैं, हाँ किलोग्राम में लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000। ये हो गया एक पार्ट। फर्दर अब आ जाइए जरा, अब अपन इसको और आगे कैरी आउट करते हैं। और इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, देखिए ना, आपका हमने हमेशा ही बताया एक ही अननोन रहेगा, चाहे वो भले सवाल कैसा सा भी हो। फाइनल कैलकुलेशन तो आप सबसे लास्ट में करना, ये भी हमने आपको बताया था। अब देख सकते हैं यहाँ पे मोलालिटी अपने को तो पता पड़ ही चुका है, मोलालिटी जैसे ही अपने को पता पड़ गया तो फाइनली क्या होगा, मोलालिटी इज इक्वल्स टू, बताएं ये क्या जाएगा, 1000 बताया भी था लास्ट क्लास में ऊपर। तो क्या बनेगा 19.5। देख रहे हैं ना, डेटा गंदा है लेकिन क्या करें, आपसे सवाल में पूछेगा ही पूछेगा, तो उस नीड को अपने को सेटिस्फाई करना पड़ेगा विदाउट कैलकुलेटर, और ये प्रैक्टिस से ही आपके पास आएंगी, ध्यान रखें इतना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 500 का 500 हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 78। सही है। अभी देखो कितना अजीब सा था सारा का सारा डेटा, बट फिर भी हम उसको बहुत ही आराम से उसको लेकर के आगे चलते चले जा रहे हैं। आप यहाँ देखो, यहाँ से तो ये कट जाएगा, देखना कुछ को जो आसान आसान से कटने वाले ना, उसको आप कट करते भी चलते चलना। 5 से तो ये कट जाए कितना, 5 3 जा 15, 4 5 9 जा, सही है। तो आपके पास कितना आ गया मोलालिटी, और ये तो देखो बहुत फॉर्चुनेट सा डेटा आ गया, 39 और 78। मोलालिटी आपका कितना निकल करके आ गया, बता सकते क्या, मोलालिटी आपका निकल करके आया 1/2। इतना आसान सा आ गया, लेकिन ऐसा कभी आएगा नहीं, ध्यान रखना। आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन आसान डेटा नहीं देते। अब आसान है तो कोई बात नहीं, बहुत ही आराम से निकला, अपना मोलालिटी तो निकल ही चुका है, दैट इज कितना निकल करके आ गया 1/2। फर्दर
अब आप आओ इस फॉर्मूले में, आई की जगह पर इससे रिप्लेस करना, आप बोल सकते हो पुटिंग द वैल्यू, आप जैसे उसको इक्वेशन 1 माना, आप इसको बोल देना ये रहा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, और इसको बोल देना इक्वेशन नंबर क्या बताना 3। आप बोलना कि अब यहाँ पे क्या बोलो, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब आप स्टार्ट कर दो इक्वेशन 1 से, दैट इज क्या, दैट इज डेल्टा टीएफ की जगह पर फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल्टा टीएफ, पहले तो आप पूरी इक्वेशन लिख लो, इज इक्वल्स टू कितना, आई टाइम्स कितना हो जाएगा, टीएफ टाइम्स कितना हो जाएगा, एम, ये होगा ना। अब बताओ, अब तो आप बस सीधा सीधा डेटा पुट करो, आई इज इक्वल्स टू आप कितना पुट करोगे, ये बताओ, आई डेल्टा टीएफ की जगह कितना पुट करोगे, 1 करेंगे ना, 1 पुट, क्योंकि कितना डिग्री सेल्सियस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, 1 डिग्री सेल्सियस। आई को आप किससे रिप्लेस करोगे बताओ, आई को आप रिप्लेस करोगे 1 प्लस अल्फा से, केएफ का वैल्यू कितना दे रखा है 1.86, और टाइम्स मोलारिटी कितना दे रखा है, बता सकते मोलारिटी कितना निकल करके आया, फॉर्चुनेटली मोलारिटी निकल करके आया 1/2। समझ आती है बात। अब आप आराम से एक काम करो, आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको भाग कर सकते हो, भाग करोगे तो क्या बनेगा, ये डेसिमल को ले जाओ आप कहाँ पे, नीचे। हमने हमेशा ही बोला डेसिमल को हमेशा ही आप कहाँ लेकर के जाओ, नीचे लेकर के जाओ। अब इससे क्या हो जाएगा, ये 2 से ये कितने कैसे से कट जाएगा, 2 से ये कट चुका होगा, 9 जा 93, है ना, 93, 9 जा 18 और 2 से 6, सही है 93, और यहाँ पर कितना 100। अब आप एक बात बताओ, ये 100 किधर आ जाएगा, इधर, और 93 किधर आ जाएगा, इस साइड, आपको दिख रहा है ना, तो 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100, और अपॉन में कितना आ जाएगा 100 ऊपर आ जाएगा, और 93 कहाँ जाएगा, 93 जाएगा नीचे, सही है, 100 और अपॉन में कितना आ जाएगा 93। अब आप क्या कर सकते हो, आप बड़े ही आराम से C प्लस सी अल्फा आया था ना अपने पास, एक सेकंड और देख लेते हैं, यहाँ पर 1 अल्फा से 1 अल्फा कट जाएगा, तो C प्लस सी अल्फा, और अपॉन में कितना हो गया, अपॉन में हो गया C, अपॉन में हो चुका है C से C कट जाएगा, 1 प्लस अल्फा ही बचेगा I की जगह पर, और डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एफ, सही है। मोलालिटी पे अपना कितना निकल करके आया 1/2, यहाँ से ये चीजें आ गई। एक बार जैसे अपन ने इसको यहाँ कनेक्ट किया, तो यहाँ से अपने पास क्या निकल करके आना, अपने पास निकल करके आना चाहिए अल्फा, सही है। अभी देखिए करीब में तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक काम करो, 100/93 है, और यहाँ पे 1 को फेंक दो आप उस साइड, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताएं, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 100 अपॉन में 93, और माइनस में कितना हो जाएगा 1, सही है। अब 100 अपॉन 93 जैसे ही आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस 93 कितना हो जाएगा 7, और बाई में कितना आ जाएगा 93। अब आपको ये निकालना है, 7 और अपॉन में कितना हो जाएगा 93, 7 और अपॉन में कितना हो गया 93, 7 और अपॉन में हो गया 93। देखिए डेटा बहुत ही गंदा है, बट आप देखो हमने इन सभी डेटा को धीरे धीरे करते हुए सबसे लास्ट मोमेंट पर, एकदम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर ला करके सेट कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आप एक काम करें, मैंने आपको बताया था कि ऐसे केस में आपको क्या करना है, आप न्यूमरेटर को तो बना दो बड़ा, अगर न्यूमरेटर को बड़ा करोगे तो आप ऊपर में कितने जीरोस डालोगे अपने मन से, 3, 3 या 2, हाँ 2 में भी तो काम चल जाएगा। अपने मन से हमने क्या डाला, अपने मन से हमने 2 जीरो डाला, 2 जीरो डाला, तो आप बताओ न्यूमरेटर बड़ा हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, आराम से भाग कर सकते हो, कैसे भाग करोगे, 93 को भाग कर दो आप कितने से, 700 से आप भाग कर दो। अब ये भाग तो बहुत ही आसान है, अपने मन से, जो कि तुमने 2 जीरो से मल्टीप्लाई किया है, तो बताएं 2 जीरो से आपको क्या करना पड़ेगा, भाग भी करना पड़ेगा। यही मैंने आपको पिछले कुछ न्यूमेरिकल्स में बताया था कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और न केवल एक जगह काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा। और आप देखिए ना, बिना भाग किए आप आंसर बता लोगे। 63, 7 मतलब 8, देखिए 8 टाइम्स काटेंगे तो 700 से पार हो जाएगा, ये भी समझिएगा। इसको भी थोड़ा सा ना अपने दिमाग में कॉपी करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप 8 टाइम्स कट करते हो तो 9 8 72, मतलब काइंड ऑफ कुछ तो 700 पार हो जाएगा। 8 टाइम्स तो नहीं कटेगा, कितने टाइम्स कटेगा, 7 टाइम्स कटेगा। कितने टाइम कटेगा, 7 टाइम्स कटेगा, लिख लेते हैं, 7 टाइम्स कटेगा, 7 टाइम्स कटेगा तो 7 पॉइंट समथिंग समथिंग, फिर से सुनिए, 7 मतलब 7 मतलब जो भी कटेगा टाइम्स डॉट, डेसिमल डालेंगे फिर एक और जीरो आएगा, तो 7 पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर। लेकिन बताना फॉर्चुनेटली इस केस में क्या है, डिवाइड में कितना है 100, तो जो 7 पॉइंट समथिंग है वो डेसिमल कहां उठ करके आएगा, 2 जीरो पीछे। कहने का मतलब क्या, इसका कुछ तो आंसर होना चाहिए 0.07 समथिंग। ये बात समझ में आ रहा है, आप डेसिमल के 2 जीरो तक भी कनेक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये तो निकल कर गया मैथमेटिकल, लेकिन हाँ मैं आपको एक और चीज बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो हमने आपको बोला फाइनली आपको आंसर ये लिखना बहुत जरूरी है बोर्ड के एग्जाम में। हेंस हेंस व्हाट, हेंस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा बताएं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी आप यूं कनेक्ट, विल बी कितना हो जाएगा 0.07। ऐसे होता है आपका आंसर, बोर्ड का फाइनल आंसर, उसको ये देखना है।
बाकी तो ये प्रोसेस है उसको सीधे सीधे वो टिक करते चलते चले जाए, लेकिन सारी बात उनको क्लियर कर दिखना चाहिए कि आप कैसे से कनेक्ट किए हो, कहाँ से कनेक्ट किए हो, क्या वैल्यूज डाले हो, कैसे से डाले हो, ये सारी चीजें उनको दिखती हुई होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रहा है? हमने आपको बोला देखिए न्यूमेरिकल है तो अल्टीमेटली ऐसे क्वेश्चन तो 5 मार्क्स में आने चाहिए, पर ठीक है 3 मार्क्स से तो कम का तो ये क्वेश्चन किसी भी एंगल से नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में आपने दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करा है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले कॉन्सेप्ट को और दूसरा एबनॉर्मल मोलर मास को भी यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं मतलब वांटर फैक्टर को भी आपने कनेक्ट कर लिया है, क्योंकि इस केस में आपका सीधा सीधा ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना था क्वालिटेटिव, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस के सवाल होते तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम होता, तो डायरेक्टली के एफ और एम को मल्टीप्लाई करते यही खत्म हो जाता सवाल। बट यहाँ एक आई जो आया हुआ है वो भी क्यों आया हुआ है, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट के सवाल, इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो आप डिजोल्व करते हो वाटर में तो क्या करता है अपने आप को तोड़ लेता है। आई होप कि इस सवाल के एक एक स्टेप को जो हमने धीरे धीरे करके आपको बताया था और रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसका फाइनल आंसर भी यहाँ पे लिख लिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितने के बराबर आया है 0.07। देखिए यहाँ तक के करीब में आपका सही है और आगे कितना लगा 5। समझ आई बात? मीन्स अगर कोई पूछे कि कितना परसेंट कपड़े का छूट मिले, छूट कितना मिला मतलब कितना परसेंट टूटा, तो आप अल्टीमेटली क्या बोलोगे, तो अल्फा का वैल्यू है 0.07, अगर आप परसेंट में मल्टीप्लाई परसेंट में बात करोगे तो कितना आएगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 पॉइंट समथिंग। आप डेसिमल में और आगे तक चलते चले जाओ उससे भी कोई दिक्कत नहीं, आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्ली चाहिए नहीं हमें 7 पॉइंट भी कुछ अगर अपने को आंसर देना कि कितना परसेंट हुआ है हम वो भी निकाल सकते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। कर लिया क्या नोट? सही है यहाँ तक? बढ़े आगे, देखिए अपना अगला सवाल। अगर किसी को किसी एक स्टेप में अगर दिक्कत आती हो या फिर कुछ ऐसे बातें हो तो डेफिनेटली आप हमें सुझाव दें, आप हमें बताएं। मेरा मेन कंसर्न एक क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं, इससे एसोसिएटेड और भी जो भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं उन सभी को भी सिखाना, ताकि एक एंटायर चैप्टर ही आपका इन कॉन्सेप्ट्स या इन क्वेश्चंस के माध्यम से क्या हो जाए, आपका कवर हो जाए। हमने कुछ नहीं करा, हमने बस केवल के डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के आई इंटू के एफ इंटू एम होता है, हम सारे एलिमेंट्स को ला करके इसके अंदर में पुट कर दिए। यही है केमिस्ट्री का बहुत, अगर बहुत भारी न्यूमेरिकल अगर आता है, बहुत टफ न्यूमेरिकल आता है तो वहां आपका ज्यादा से ज्यादा यही हो, ठीक है ना? चलिए अब अपन बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल में। ऐसा नहीं है कि एक ही ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसे बहुत क्वेश्चंस आपके पास आते चलते चले जाएंगे। देख लेते हैं यहाँ पे, कैलकुलेट द मास ऑफ स्कॉर्बिक एसिड, कैलकुलेट द मास ऑफ स्कॉर्बिक एसिड टू बी डिसॉल्व इतना, जहां पर आपके पास क्या दे रखा है, देखिए 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मास ऑफ स्कॉर्बिक एसिड, जिसका मोलर मास कितना दे रखा है इतना, जिसको आपने किस में डिसॉल्व करा है 75 ग्राम, 75 ग्राम एसिटिक एसिड में डिसॉल्व किया, जिसकी वजह से आपका फ्रीजिंग पॉइंट कम कितना हो गया है 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब ये सोलली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के सवाल है। आप देखो इस केस में आप क्या करो, इस केस में आप फिर से वही करो, इट इज गिवन दैट, हमने आपको हमेशा ही बोला कभी भी अगर इसका सवाल आएगा ना तो आप यहीं से स्टार्ट करना, इट इज गिवन दैट। और फर्दर हमने आपको क्या बोला, हाँ फर्दर मैं आपको बोला कि आप एक काम करो, टेबल बना लो। एक आपके पास स्कॉर्बिक एसिड है जिसको आपने किसके अंदर में डिसॉल्व किया है, जिसको आपने डिसॉल्व करा है एसिटिक एसिड में, एसिटिक एसिड में आपने उसको डिसॉल्व करा है, एसिटिक एसिटिक एसिड में आपने डिसॉल्व करा, एसिटिक एसिड के अंदर में डिसॉल्व करा है, एसिटिक एसिड के अंदर में आपने डिसॉल्व करा है। क्या बोला हमने आपको, कुछ मत करिए, डेटा को आप टेबुलर फॉर्म के अंदर में क्या कर लीजिए, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे ही अगर अपन कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर किसका किसका डेटा लिखना चाहिए। पहला डेटा हमने आपको बताया किसका लिख लिया आप, मास का। दूसरा डेटा आप किसका लिख लीजिए बताया जरा, मोलर मास का, मास मोलर मास। और तीसरा आपको किसका डेटा लिख लीजिए, मोल। अगर आप यहाँ तक की कड़ी में क्लियरली काम कर लिए ना, फिर आपको हार्डली समस्या आएगा किसी भी सवाल को डिकोड करने में। एक फिर कुछ तो इस तरीके से ऐसे ऐसे यूं करते हुए एक टेबल कंप्लीटली क्रिएट कर लीजिए। ये देखो आपका एक पर्टिकुलर डेटा जो है ना आपका सेपरेट होते हुए आपके पास पहुंच जाएगा। अब आप भरना स्टार्ट कीजिए, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। आपको समझ में आ गया, मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड निकालना मतलब आपको क्या नहीं पता है, अपने को यही नहीं पता तो अपन ने इसको क्या मान लिया एक्स, इसे क्लियर भी होता चलता चला जाएगा। सही है। फर्दर स्कॉर्बिक एसिड का आपको मोलर मास कितना दे रखा, आप देख सकते हो आपको कितना दे रखा 176 जी पर कितना हो जाएगा आपके पास, ग्राम पर मोल मोलर मास होता है। वो डिसॉल्व कितने में करा है 75 ग्राम एसिटिक एसिड में। लोगों को एसिटिक एसिड का फॉर्मूला भी पता होता है बट यहाँ इसका काम नहीं आएगा, आप तो बस उसका मास लिख लो, दैट इज कितना है 75 ग्राम। तो आपने क्या किया, उस क्वेश्चन को निचोड़ करके अपने डेटा को अपने काम की जगह पर ला करके रख दिया। एक बार अगर ये टेबल बना करके क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपसे न्यूमेरिकल में हार्डली समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। ये हो गया एक बात। दूसरा,
फर्दर आप देखिए कि बोला क्या है कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाता है कितने से 1.5 डिग्री सेल्सियस से। तो फर्दर आप देखो आपको और क्या दे रखा है, ऑल्सो इट इज गिवन, ऑल्सो क्या क्या दे रखा है, ये हमारा दे रखा है डेल्टा टीएफ कितने के बराबर है बताएं, डेल्टा टीएफ है 1.5 के बराबर है, मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। फर्दर केएफ की अगर आप बात करो, केएफ की अगर आप बात करो तो केएफ कितना दे रखा है 3.9, 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड में तो किस में दे रखा है, डेल्टा में, मतलब डिफरेंस की बात है, तो दिक्कत नहीं है। तो बस आप इन दोनों को लिखने के बाद आप क्या लिखो, वी नो दैट। अगेन सवाल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, वी नो दैट, वी नो दैट। अब अपन क्या जानते हैं, अपन ये जानते हैं कि डेल्टा टीएफ किसके इक्वल होता है, डेल्टा टीएफ इक्वल्स होता है क्या बताना, केएफ और टाइम्स कितना हो गया अपने पास एम। आप बताओ, आपको अननोन तो पता है ही से, दैट इज हमारा अननोन क्या है, एक्स निकालना हमारा मेन काम है। तो मोल का भी टेबल आप भरी दो, दैट इज कितना हो जाएगा, तो एक्स अपॉन ये हो जाएगा, इतना टाइम्स आपके पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। बस इस फॉर्मूला में बाकी सब कुछ पता है आपको, डेल्टा टी पता है आपको, के पता है आपको, एम पता है, मोलालिटी भी तो पता है, देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये हो गया और मास ऑफ सॉल्वेंट ये हो गया। अब बस डेटा बस पुट करना सही से सीख ले। यहाँ कितना हो जाएगा 1.5, इट इंप्लाइज दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, केएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताएं, 3.9, जब है ना केएफ का वैल्यू कितना दे रखा है 3.9। फर्दर 3.9, फर्दर अगर अपन बात करें मोलालिटी, मोलालिटी की अगर आप बात करते हो तो मोलालिटी कितना निकल करके आएगा, मोलालिटी कितना निकल करके आएगा आपके पास, देख लेते हैं। मोलालिटी हो जाएगा ये रहा अपने पास, मोल, मोल कितना है एक्स और अपॉन में कितना था 176 और अपॉन में ये हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। अब नीचे में मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट में आप क्या लिखोगे 75, एक सेकेंड, मास ऑफ सॉल्वेंट में आप क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट में आप लिखोगे 75 और 75 और अपॉन में कितना हो जाएगा बताना, 1000। क्यों, क्योंकि अपने को इसको किस में कन्वर्ट करना है बता सकते हैं क्या, अपने को इसको किलोग्राम के अंदर में कन्वर्ट करना है, मोल पर केजी के लिए। क्लियर यहाँ तक, चलिए जब अगर आपने ये रख लिया तो आप बताओ अब ये क्या बन गया, क्या आपके 12th क्लास का सवाल है, 8th क्लास का सवाल हो गया, हाँ 8th क्लास का हो गया ना। क्यों, क्योंकि क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और ये हमने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था कि केमिस्ट्री का मैथ्स मजबूर है, उससे आगे आपका, उससे ऊपर तो उठेगा ही नहीं। अब बस आपको रीअरेंज बस ढंग से करना, अगर आपने रीअरेंज बढ़िया से कर दिया सब कुछ बहुत आसानी से आपका होता चलता चला जाएगा। चलिए रीअरेंज करें जरा, तो बहुत आराम आराम से करते हैं, बिल्कुल ध्यान रखें, हम बहुत आराम से करेंगे। फर्दर एक चीज और हमने आपको बोला कि डेसिमल से यूजुअली बच्चे गलतियां करते हैं, तो डेसिमल को क्या करो आप सेपरेट करो। जैसे आप इसको भी क्या लिख सकते हो 15/100, 10 कितना, यहाँ पर आप इज इक्वल टू में क्या लिखोगे 39/10। आप डेसिमल का लफड़ा रखो ही मत अपने साथ, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना जाएगा बताना, ये ऊपर चला गया तो चला गया आपके पास 1000, देख सकते हैं आप 1000 के साथ यहाँ पर क्या चला जाएगा बता सकते हैं, 1000 के साथ ऊपर में क्या हो जाएगा, 1000 के साथ ऊपर में हो जाएगा x और अपॉन में कितना आएगा बता सकते हैं 176 और टाइम्स अपने पास क्या है, टाइम्स अपने पास है 75, 176 और टाइम्स अपने पास क्या है 75। बस अब आपको इन्हीं डेटा को बहुत ढंग से रिकॉग्नाइज करना है और खत्म करना है। रिकॉग्नाइज कैसे से करेंगे, अगर हम इसकी बात करें, आओ हम बात करते हैं यहाँ पे, आपको चाहिए क्या x, तो x को आप क्या ले लो, x को आप एक्सप्लिसिटली निकाल लो, मींस किसी एक साइड में आप रखो x, रेस्ट ऑफ ऑल सारे के सारे डेटा को कहाँ जाने दीजिए, दूसरे साइड आप जाने दीजिए, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। आप देखो, आप एक तो इसको और इसको क्या कर लो, आप कट कर लो, x को रहने दो उस साइड, तो बाकी सारा x को रहने दीजिए आप उस साइड, बाकी सारा डेटा कैसा होगा बताएं, बाकी ये सबके सब इधर ऊपर आ जाएंगे, दैट इज क्या 15 इंटू 176 इंटू 75 और अपॉन में क्या हो जाएगा बताना, अपॉन में हो जाएगा 39 और इंटू कितना हो जाएगा 1000 आपका हो जाएगा। बता सकते ना, ये 10 से 10 तो कट जाएगा, 10 इधर आएगा, 10 इधर है, 10 से 10 कट गया। आप बताना, एक जो आपके दिमाग में जो बैठा है कि नहीं सर क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स में जो डेटा है, वैल्यूज है, वो गंदे हैं, नो डाउट अनडाउटली वो है, बट अगर आप उन सभी डेटा को बहुत ढंग से अपनी कॉपी पे लिख करके पेशेंस के साथ आगे बढ़ते चलते चले जाओगे, फिर वो डेटा आपको गंदा नहीं लगेगा, तो सारी चीजें आपको आसान ही लगेंगी। सही है ना। आए अब जरा कुछ कुछ कटपिट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ कटवट हो रहा है नहीं हो रहा, अपन उस पर थोड़ा फोकस करते हैं, जैसे जितना होने वाला हो हम लास्ट टू लास्ट तक ले जाएंगे। एंड रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वहां हमने आंसर लिखे रखा 5 पॉइंट समथिंग वाला आपका आंसर होगा। खैर छोटी हटेगी तो खैर बात की बात है। अपन अभी पहले यहाँ पर देखते हैं क्या कि लाइक ये कैसे कट करेगा, कट करेगा ऐसे थे 3 से 3 5 जा और 13 3 जा। फर्दर 13 से एक कट रहा है क्या, एक मिनट थोड़ा सा लग रहा है कि कट रहा है, नहीं नहीं कट रहा है, 13 से तो नहीं कट रहा, कुछ भी नहीं कट रहा है सच ऐसे तो देखा जाए तो। अब तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो गुनाह करना ही पड़ेगा भैया, कोई दूसरा उपाय नहीं है, आपको गुनाह करना पड़ जाएगा यार। कर लेते जरा पहले इसी को गुनाह कर लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा
ये हमें 176 और टाइम्स 5, 6 पंचे 30, हाथ में 3 और फिर 7 पच्चे 35 और 3 कितना हो गया 38, 5 गए 5 3 8, कितना आ गया 880 आ गया। टाइम्स आपके पास क्या है यहाँ पर कितना है 75 और अपॉन में कितना है बताना, अपॉन में 13 और टाइम्स यहाँ पर कितना है 1000। देखिए हम ये जीरो के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे, जीरो को मत टच कीजिए यार, जीरो से काम गड़बड़ हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो तो आप यहाँ पे ऐसे से भी कट कर सकते हो, वो बड़ा इशू नहीं है, कट कर सकते हैं क्या, और कर सकते हैं, थोड़ा आसान तो पड़ेगा, एक बार रिस्क तो लिया जा सकता है, लेकिन क्या रिस्क, हाँ कट कर लीजिए जरा। ये कितना मतलब में कट जाएगा बता सकते हैं, 25 चौके 100, 25 क्या 76, मतलब हम चाह रहे हैं ना कि सिंप्लीफाई हो तो जितना छोटा से छोटा हो जाए ताकि आपको गुना भाग ज्यादा दिखे। ये 2 से और ये कितना 4 से ही कट जाएगा ना, सीधा सीधा 4 से ही कट जाएगा, सीधा सीधा 4 से ही कट गया 22 टाइम्स, कट गया ना। अब देखना ऊपर में कितना आ गया, देखो आपके सारे के सारे डेटा कट गए, क्योंकि देखिए आपको इसको ना बहुत आराम से, और इस पर आपको काम करना पड़ेगा, बोर्ड के एग्जाम देने से पहले इस पर आपको काम करना ही पड़ेगा, और हम भी बस जस्ट आपके सामने में कर रहे हैं, जो जितना आसानी से करता है। देखो ऊपर में कितना आ गया 22 से कितना हो गया 22 3 का कितना हो जाएगा 66, और नीचे में क्या आ गया 30। आप देखो 66 और अपॉन में 30 कितना ही गंदा और कितना ही अजीब सा दिख रहा था, बट धीरे धीरे जो जहां पर आसानी से सेट हो रहा था उसको कट करते चलते चले गए, और अल्टीमेटली आपके पास क्या आया 66 अपॉन में 13। देखिए न्यूमेरिकल बड़ी चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट तो बस इतना सा है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। बट मैटर मोस्ट क्या है कि जो भी आपको डेटा दे रखा है आप उसको हैंडल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप उस पर काम कर रहे हैं, कौन आपके साथ उस पर काम करवा नहीं करवा रहे हैं। यूजुअली क्या होता है सिलेबस कंप्लीशन के लिए लोग ये सीधा सीधा बोलते हैं देखो इसके आगे तो ये आप इसको ऐसे से ऐसे करते हुए सॉल्व करना, आपका भी दिमाग उसी हिसाब से फंक्शन, अरे हाँ इसके आगे तो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन कर लेंगे, और पूरे 2 साल अपन यही करते चलते चले जाते हैं, और वो एक साथ ही पाइलअप होता है, फिर समझ में आता है कि केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स तो लग ही नहीं रहे, आंसर तक तो आ ही नहीं पा रहे। समझ आ रही बात, बट ऐसा नहीं है, आप इन डेटा को अभी भी अगर बहुत ढंग से देखो और आराम आराम से आप लिखते हुए लेकर के जाओ, 4-5 सवाल के अंदर में आप पैटर्न ऑब्जर्व कर लोगे। हो सकता है हमने ऐसे कट करा, आप हो सकता है मेरे से और बढ़िया तरीके से इसको कट करते हुए अल्टीमेटली एट द एंड आप आंसर तक की कड़ी में पहुंचा पाओ। लाइक 13 25 कितना हो जाएगा 65 पॉइंट, फिर इसके बाद 10 ही आया नहीं, फिर इसका एक और जीरो, फिर इसका क्या हो जाएगा, फिर इसका एक बार ये कर लेंगे अपन तो फिर कितना 100, 13 7 कितना हो जाएगा 91। देखना आपका एग्जैक्ट आंसर कितना आया, आपका एग्जैक्ट आंसर आया 5.07 ग्राम। तो क्या पूछा क्या है, देखिए मैथ्स आंसर दिया हुआ एक्स का वैल्यू निकला, केमिस्ट्री का क्वेश्चन का आंसर नहीं है, केमिस्ट्री में तो क्या पूछा मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। तो लास्ट लाइन आपको ये लिखना बहुत जरूरी है, आपके आधे मार्क्स का लाइन है, हेंस द मास ऑफ, ये पूछा था ना तो अब आप इसका आंसर लिखोगे, हेंस द मास ऑफ कौन सा एसिड बताना, ascorbic acid, the mass of ascorbic acid is 5.07 ग्राम। बोलिए कहानी समझ में आ रहा है, एक बार आप इसको बहुत आराम से देखिए कैसे कट किया, इस पर थोड़ा रुकिए, बोर्ड के एग्जाम से पहले आप इससे पहले थोड़ा रुकिए और आप अपने कॉपी पर आराम से कॉपी लेकर के बैठ करके कट करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सेम नहीं हो सकता, बट हाँ आपका आंसर तो यही आपके पास आएगा। एक बार आप इसको जरा सा नोट करें।